हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग जैसा कि आज हम लोग जो निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल जो कि विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो किताब दिया ना साइंस का दोस्तों, साइंस का 9th क्लास आपका ये रहा अध्याय नंबर 6 नई बुक जो आपका दिया गया है। और ये उत्तक जो है अध्याय नंबर 6 का जो नाम है वो क्या है? उत्तक। इसका संपूर्ण हल मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए मेन पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया जिसे आपको पढ़ना है। देखिए इससे सभी लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। देखिए प्रिय दोस्तों, यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले पूछा गया है हमसे हमसे हाँ, कि जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यह पहला प्रश्न ही था। तो आपको यहाँ पे ना वाहिका क्या कहता है? वाहिका, ठीक है। ये अध्याय नंबर 6 जिसका नाम ऊतक है, ठीक है। इसका हल आपको एक-एक करके दिया जाएगा इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा कोशिकाएँ जो पेरेन्काइमा जो है दोस्तों वो कहा कि किस प्रकार का कोशिका है? तो यहाँ पे होगा पतली भीतीय दीवार। कैसा है? पतली भीतीय दीवार। तीसरा क्वेश्चन ऐच्छिक ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। तो ऐच्छिक पेशियाँ जो है दोस्तों वो हमारे पाद में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन रहा मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है तो कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका जो संचय वो हमारा एडीपोज ऊतक। कहाँ पे? एडीपोज ऊतक में वसा का संचय यानी कि जमा होता है, ठीक है? ठीक है? चलिए प्रश्न 5 में कहा है किस ऊतक में मृत कोशिकाएँ पाई जाती हैं? कौन सा ऊतक है जिसमें मृत कोशिका पाया जाता है? तो यहाँ पे होगा स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है? रक्त है, तो रक्त जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है रक्त। जाइलम फाइबर का जो कार्य है, जाइलम फाइबर का जो कार्य है दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर सहारा देना, सहारा देना, ठीक है? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे का जो क्वेश्चन आपका फिर देखते हैं। नंबर 8 दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है तो क्या चीज से वो जुड़ी हुई होती है? तो स्नायु। उसके बीच में दोस्तों एक कोमल सा एक पदार्थ होता है जिसका नाम है स्नायु। उसी से जो हड्डी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ पे? जहाँ पे मोर होता है ना, आपस में जहाँ पर जुड़ता है उससे। कहा है वो कि प्रविभाजी ऊतक पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्त प्रविभाजी ऊतक जो है वो हमारे पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है? ठीक है। नंबर 10 में कहा है कि उपास्थि नहीं पाई जाती तो कहाँ उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर होगा 10 का अगर सोनी ब्रिक ब्रिक इसका मतलब है किडनी में जो है ना उपास्थि उपास्थि क्या होता है? हड्डी का एक नाजुक भाग होता है। जैसे कि कान वाला हड्डी हो गया, नाक वाला ये सब क्या है? मुलायम हड्डी है ना, इसी को लोग उपास्थि कहते हैं। लेकिन ब्रिक में उपास्थि नहीं पाया जाता है। अस्थि की मैट्रिक्स अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तो मेरे दोस्त तंत्रिका ऊतक जो इसका अभाव कहाँ होता है? यहाँ पर होगा स वाला बिल्कुल सही टेंडन। टेंडन बिल्कुल सही है। फिर पूछा प्रश्न 13 में नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है। तो क्या चीज़ से बना हुआ है? तो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है, ठीक है? उसके बाद पूछा है कि रक्त का आधात्री भाग कहलाता है। रक्त का आधात्री जो भाग है
उसे हम लोग प्लाज़्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज़्मा। प्रश्न क्रमांक 15 कि पत्तियों की एपिड मीन्स में पाया जाने वाले छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों वो यानी अस्टोमेटा। उसे क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? अस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है? इसके जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सत्य और असत्य आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभासी उपास्थि मनुष्य के नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है। आइए इस इन सभी का उत्तर मेरे एक अच्छी तरीके से नोट्स तैयार किया हूँ नई किताब वाला, वहाँ पर बताऊँगा। कि ये जो पहला प्रश्न हमने आपको बताया था यह बिल्कुल सत्य है। ये क्या है? सत्य। दूसरा क्वेश्चन कि कोक अधा पार्श्व विभोज्य उत्तक का उदाहरण है। यह भी सत्य हो जाएगा। इसके आगे मोटी भीति वाली लिगिन युक्त कोशिकाएं पौधे को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। यह भी सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। यह भी दोस्तों हमारा असत्य है। इसके आगे यहाँ पर देखिए विभोज्य उत्तक पौधों की, तो आप लोग यहाँ तक तो पूरा कर लिए थे। फिर का रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी उत्तक, ये भी सत्य है। हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है, यह क्या है? असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग इन्हें भी पूरा कर लिए। तो ये 7 तक जो था वो था सत्य और असत्य वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखना है। ये कहाँ पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? देखिए टोटल का 8 प्रश्न इसमें दिया है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है वो कौन सा उत्तक है? तो सरल सेल की एपिथीलियम उत्तक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है उसे हम लोग कंडरा कहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। ये बात पूछा है पौधों में, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। और जो जल का संवहन करता है उसे हम लोग कहते हैं जाइलम। ये आपको भी पता होगा। और उत्तक जो शरीर में वसा का संचय करता है उसे हम लोग कहते हैं एडीपोज उत्तक। उसे क्या कहा जाता है? एडीपोज उत्तक। प्रश्न 5 में तरल तरल संघात्री सहित संयोजी उत्तक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है रक्त। मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा रक्त। फिर प्रश्न 6 में पूछा गया है मस्तिष्क में स्थित उत्तक का जो नाम है उसको लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक। यानी कि दिमाग में जो उत्तक है उसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक है। उत्तक जो पौधे में जल व खनिज, अभी मैं पहले बताया था आपको फ्लोएम वाले में, तो यहाँ पर देखिए क्या है? जाइलम उत्तक कहते हैं, जो जल का संवहन करता है। यानी कि पेड़ पौधों में जल से लेकर के तना तक जो पानी को संवहन करता है उसे कहते हैं, वो जो उत्तक है उसे कहते हैं जाइलम उत्तक है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक हो गया स्नायु उत्तक। कौन सा उत्तक है? तो स्नायु उत्तक कहलाता है। उसके बाद देखिएगा आगे प्रिय दोस्तों, तो आगे आपके बुक में जो प्रश्न दिया था वो है रिक्त स्थान को भरने के लिए। आइए मैं यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। सबसे पहले यहाँ पर बना उत्तक है। कोशिका का समूह होता है जिसमें कोशिका की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। एपिथिली एपिथिलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका यहाँ पर भराएगा जंतु ऊतक के प्रकार है। किसके? जंतु ऊतक के प्रकार। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आपको भरना है संवहन। संवहन। और नंबर 4 जो देख रहे हो यहाँ पर भराएगा हमारा जाइलम। यानी जाइलम ऊतक के जड़ों द्वारा अवशोषित जल में खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ओके दोस्तों, प्रिय मित्रों हम लोगों ने रिक्त स्थान वाला पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो कहा है सही जोड़ा बनाना है और यहाँ पर मिलान करके और यहाँ पर सही लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
प्रिय मित्रों, आप तो यहाँ देखिए जो आपको कहा गया है मिलान करने के लिए, तो संयोजी ऊतक का मिलान हो जाएगा ये रक्त, यह रक्त में पाया जाता है। देखिए नंबर 1 यहाँ पे संयोजी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक जो है, तो 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तंत्रिका ऊतक हो गया यहाँ पे न्यूरॉन से। नारियल का रेशेदार छिलका जो होता है, वो क्या स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का होता है, स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का। उसके बाद यहाँ पर दिया है हृदय की पेशियाँ जो है वो क्या है? हृदय की पेशियाँ अनैच्छिक पेशी कहलाता है। और आँख की जो पलक, देखिए 5 नंबर का मिलान इसमें कर लेना है। ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी से। और यहाँ पर आँख की जो पलक दिया है, इसका मिलान तो मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो दिया है इसका मिलान इसमें करें 2 नंबर से। और नंबर 6 में जो दिया है कि पत्तियों में भोजन का संबंध, ये तो हो गया फ्लोएम, फ्लोएम हो गया। इस तरीके से सही से मिलान करिए इन्हें। उसके बाद अब हम लोग प्रिय मित्रों देखेंगे लघुत्तरीय जो दिया है कि उत्तक को परिभाषित कीजिए। पहले बुक वाला ही दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके। तो आपके बुक में जो पूछा गया था सबसे पहले कि उत्तक को परिभाषित कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है एरियोलर उत्तक के कार्य लिखना भी है। देख सकते हो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग कि कोशिकाओं का समूह समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो, उसी को हम लोग उत्तक कहता है। वही क्या कहलाता है? उत्तक। सीधा सा समझिए कि कोशिका का जो समूह होता है उससे ही हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। चलिए एरियोलर ऊतक के कार्य लिखिए। कोई 2 कार्य लिखना है। तो पहला, 2 अंगों के बीच में रिक्त स्थान को पूर्ण करता है, आंतरिक अंगों का सहारा प्रदान करता है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिख दिया हूँ। और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। ठीक है, ये एरियोलर ऊतक का कार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि फ्लोएम के संघटक, फ्लोएम के संघटक कौन-कौन से हैं? मेरे दोस्त उत्तर लिखना कि फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखना है चालनी नलिकाएँ, चालनी कोशिकाएँ, साथी कोशिकाएँ, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। ये देखिए क्या फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे हो गया। ठीक है? इस तरीके से इन्हें पूरा करिए आप लोग। उसके बाद प्रश्न 4 में कहा कि पेरेन्काइमा व कोलेनकाइमा में अंतर आपको बताना है, 2 अंतर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, थोड़ी-सी आपको धुंधला दिखाई देता होगा, लेकिन आपको लिख लेना है कि पेरेन्काइमा जो है वो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोलेनकाइमा जो है ना, इसकी कोशिका भित्ति पतली भी, कोनों पर मोटी होती है। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको लिख लेना है। अगर आपको यहाँ पर धुंधला दिखाई दे तो आपके बुक जो दिया है ना, अध्याय नंबर 6 वहाँ पर भी मेन पॉइंट जो जो मैं बताया था वहाँ पर देखिएगा तो वहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है? अब यहाँ पर है अस्टोमेटा। अस्टोमेटा के मुख्य 2 कार्य लिखना है। तो चलिए अस्टोमेटा के कार्य, पहला गैसों के आदान-प्रदान में सहायक है और दूसरा पॉइंट लिखना कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या है? सहायक। ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा है जाइलम व फ्लोएम में अंतर फिर बताना है आपको। जाइलम और फ्लोएम। तो देखिए ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। आपकी बुक में भी दिया है। मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कि यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। कौन? ये जाइलम जो क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। और यह निर्जीव ऊतक है। और देखिए फ्लोएम में क्या, यह भोज पदार्थ का संवहन, ये क्या कहता है कि ऊपर से नीचे की ओर होती है इसका संवहन। और ये क्या, एक सजीव ऊतक है। फ्लोएम एक सजीव ऊतक है और जाइलम एक निर्जीव ऊतक है। और हृदय पेशी के 3 लक्षण। मेरे दोस्त हृदय पेशी के लक्षण लिखना है आपको यहाँ पर।
तो पहला जो लक्षण है, हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। पूरे जीवन लयबद्ध लयबद्ध संकुचन में प्रसरण करती है। कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखा युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? शाखा युक्त होते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पर कहा कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कोई 3 लाभ 3 लाभ आपको बताना है वाष्पोत्सर्जन के। तो मेरे दोस्त, वाष्पोत्सर्जन के लाभ, पहला लाभ, जल के संवहन में भूमिका निभाता है। वातावरण में नमी नमी बनी रहती है। अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में यह काफी सहायता करती है। ठीक है। बस यही 3 पॉइंट लिखना है। सरल व जटिल उत्तक में अंतर बताना है, तो 3 अंतर। तो यहाँ पर दिया गया, आपको लिखिए, ये सरल उत्तक, सॉरी, सरल, और ये रहा जटिल। आप लोगों को मेन पॉइंट में भी यह जो है तालिका दिया गया है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक में अंतर। ठीक है। यहाँ से फिर नोट करिए, अन्यथा थोड़ी अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो वहां से प्रयास करिएगा नोट करने का। आइए, अभी आपका 4 अंक वाले उत्तर है। न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, न्यूरॉन का मैंने चित्र बनाया हूँ। हालांकि ये भी मेन पॉइंट में दे दिया गया है। यह भी, चलिए, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक की क्या भूमिका है? बहुकोशिकीय ऊतकों में दोस्तों, देखिए, इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से लिखना है उत्तर, कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो परस्पर मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न कराती है। मनुष्य तथा पशु पक्षियों में पेशीय ऊतकों के द्वारा चलन व गति होती है। तंत्रिका ऊतक, जिसको लोग संवेग वाले संदेशों का वहन करता है। रक्त जो है वो ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करता है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और लिखना है। पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन ऊतकों द्वारा होता है। पौधों में तथा जंतुओं में दृढ़ता ऊतकों के कारण ही होती है। जंतुओं में कंकाल का निर्माण ऊतकों के माध्यम से ही होता है। जंतुओं में दोस्तों कंकाल का जो निर्माण है वो हमारा ऊतकों के माध्यम से ही होता है। ठीक है। उसके बाद पूछा कि पौधे में एपी एपीड एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। मेरे दोस्त, उत्तर लिखना है कि पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। जैसे पहला पॉइंट, यह पौधों के बाहरी भागों की सुरक्षा करती है। यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। यह यह जल हानि को रोकने में सहायता करती है। इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। ओके। चलिए, उसके बाद चाहे तो और भी कुछ पॉइंट दिया, नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का इच्छा तो 2 पॉइंट और भी जोड़ सकते हो। चलिए, तो अब प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है, पेशियों से आप क्या समझते हैं? किससे आखिरकार पेशियां जो होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? रेखित पेशी व अरेखित पेशी को समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेशी से क्या समझते हैं। तो पेशी शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है, जो संकुचन व शिथिलन, क्या है? संकुचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की। पहला रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। एक होता है हृदय पेशी। इस प्रकार से हुआ 3 प्रकार। अब चलिए, रेखीय पेशी और अरेखित पेशी क्या है? ये रहा रेखित और रेखित, इसका परिभाषा फिर लिखना है। तो चलिए, रेखित पेशी में लिखना है कि रेखित पेशियों का संकुचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कंकाल से जुड़ी होने के कारण इसे कंकालीय पेशी भी कहते हैं।
उदाहरण में आपको हाथ में पैर की जो पेशी है वो क्या है? रेखित पेशी के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट जो आपका दिया है वो रहेगा हमारा अरेखित पेशी। आइए इसके बारे में लिखना है। अरेखित पेशियों का संकोचन व शिथिलन। संकोचन देखिए, संकोचन और शिथिलन का मतलब होता है फैलना, संकोचन का मतलब सिकुड़ना। जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण में आपको शरीर के आंतरिक भागों की जो पेशियाँ हैं वो क्या है? ये जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। आइए दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय जो 6 था, हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से इन्हें पूरा कर लिया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हम लोग जो क्रियात्मक बुक जो आपका दिया है ना, इसका हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ हो गया, मतलब ऑल सब्जेक्ट का हल आपको बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।